हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 23 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम कार्तीय पद्धति इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ये पूरा चैप्टर हमने कर रखा है और चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जितनी भी है वो इस चैनल पे अपलोड है। तो हिंदी मीडियम की वर्कशीट्स आपको पता है कि 9th क्लास से अब से जो भी हिंदी मीडियम की वर्कशीट आएगी या फिर असेसमेंट वर्कशीट आएगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। कार्तीय पद्धति में आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक क्लासरूम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कुछ इसके बारे में कुछ बात कर रहा है। चलो देखते हैं। कह रहा है यदि आप रमेश को जानते हो तो आप उसे आसानी से पहचान लोगे। अच्छा, ऊपर आपसे एक चीज कह रहा है कि क्या करना है। अच्छा, आपको इस क्लासरूम में क्या करना है। देखो, रमेश को ढूंढना है। तो क्लासरूम में तो कई सारे बच्चे होते हैं, है ना। अब रमेश को जो ढूंढना है तो मेरे सामने तीन स्थिति है। कौन सी तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है, अगर मैं रमेश को जानती हूँ तो मैं बहुत आसानी से उसे ढूंढ सकती हूँ। मैं जाके सीधा बोल दूंगी कि ये रमेश है, क्लासरूम में जाके, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। लेकिन दूसरी स्थिति ये है मेरे पास, अगर मैं रमेश को नहीं जानती तो फिर मैं उसे क्लासरूम में पहचानूंगी कैसे, क्योंकि क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना। मुझे तो ये पता ही नहीं है कि रमेश कौन है ना। तो मेरे को नहीं पता तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। इस स्थिति में मैं क्या करूंगी, मैं किसी से पूछूंगी कि रमेश कौन है ना। अब वो जो बताएगा, जिससे भी मैं पूछूंगी रमेश कौन है, तो वो किस तरीके से बताएगा। तो उसने ये बताया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यदि आप रमेश को नहीं पहचानते तो आप उसे कैसे ढूंढोगे। इस स्थिति में आपको किसी से पूछना पड़ेगा। तो यदि आपको ये बताया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा तथा तीसरी स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर स्थित है, तो आप उसे आसानी से ढूंढ लोगे। देखो है क्या, उसने कैसे बताया हमें कि क्लासरूम में रमेश कैसे बैठा है। आपको पता है ना, क्लासरूम में रो और कॉलम बने होते हैं। रो मतलब ये होती है और कॉलम मतलब ये होते हैं, ऐसे ही होता है। तो उसने बताया कि वो दूसरी पंक्ति मतलब कि दूसरी रो में क्षैतिज रेखा जिसे हम बोलते हैं, रो ऐसे लेटी भी होती है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जो ये सीधी खड़ी होती है, तो दूसरी पंक्ति में जाऊंगी और मैं तीसरे इस पे जाऊंगी, ये रहा। तो मुझे पता चल गया रमेश यहाँ पर बैठा है। मैं जाते ही रमेश को पहचान पाऊंगी इजिली, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है। तो आपने एक चीज ध्यान दी, जब आपने किसी से पूछा कि रमेश कहाँ पर है, कौन सा है, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए थी, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर वो आपको कहता कि रमेश क्षैतिज रेखा में बैठा है, तो क्षैतिज रेखा मतलब दूसरी पंक्ति में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। लेकिन उसने उसके साथ साथ एक और चीज आपको बताई कि वो क्षैतिज रेखा दूसरी पंक्ति के साथ साथ तीसरे स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा में भी है, तो आप उसे आसानी से ढूंढ पाए, क्योंकि ये दो रेखाएं आपकी, ठीक है, इसमें तीन। तो दूसरी रेखा अगर मान लो ये है आपके पास दूसरी पंक्ति, तो वो यहाँ पर है ना। तो अतः किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए दो दिशाओं निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे मुझे एक चीज पता चली, अगर मुझे किसी भी बिंदु के बारे में जानना है कि वो बिंदु कहाँ स्थित है, या फिर किसी भी इंसान के बारे में जो क्लास में बैठे जैसे ये बच्चे, इनके बारे में जानना है, तो मुझे दो दिशाओं की जरूरत है या फिर दो निर्देशांकों की जरूरत है ना। तो आज हम कार्तीय पद्धति में वही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कार्तीय पद्धति है क्या चीज। अभी तो हमने एक रमेश के उदाहरण से सीख लिया कि किसी भी बिंदु को अगर हमें बताना हो कि वो कहाँ स्थित है, तो हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए। तो कार्तीय पद्धति से इसका क्या लिंक है, कैसे ये इससे जुड़ा हुआ है। तो है क्या, कार्तीय पद्धति होता क्या है, वो यही होता है जो किसी भी बिंदु की आपको एक स्थिति बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी है, इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल में दर्शाया जाता है। तो वो बिंदु की स्थिति जो बताता है उसे ही हम कार्तीय पद्धति बोलते हैं, ठीक है। इस कार्तीय पद्धति में बताए होता क्या है। देखो, ये है पूरा कार्तीय तल। मेन है आपको ये कार्तीय तल समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपके एनसीईआरटी का बहुत ही आसान चैप्टर है, प्लस ये वर्कशीट भी बहुत आसान है। ऐसा करते हैं, जो ये ग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है ना, एक बार हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो ये पूरा ग्राफ है ना, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल, जिसका दूसरा नाम है एक्स वाई तल, ठीक है। अभी बताती हूँ एक्स वाई क्यों है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको ये दो रेखाएं दिख रही होंगी, दिख रही हैं दोनों रेखाएं, ठीक है। ये पूरी पूरी रेखाएं, ये वाली मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, फिर बाद में इरेज कर दूंगी।
इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये निर्देशांक अक्ष है ना, ये दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी, दोनों रेखाओं का अपना अपना नाम है। एक का नाम है एक्स अक्ष, जिसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, ठीक है। एक का नाम है वाई अक्ष, जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष पता चल गया, कार्तीय तल पता चल गया, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, ये भी पता चल गया, है ना। चलिए, अब आप देख रहे हो जब ये दो रेखाएं अपने आप में यहाँ पर प्रतिच्छेद हुई, तो जो ये वाले बिंदु है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप यही याद रखो, जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में हम उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपने देखा जब ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हुई तो ये चार भाग बांट गए, चार भाग आ गए यहाँ पर। जो ये चार भाग है ना, इन चारों भागों का अपना अपना नाम है। इसका भाग एक नाम है, इसका भाग दो नाम है, इसका भाग तीन नाम है और इसका भाग चार नाम है, ठीक है। तो जो ये चार भागों में बटा ना, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब जरा एक बार यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखा हुआ है वो भी बताती हूँ। देखो, दोनों अक्ष मैंने यहाँ पर बना दिए, जैसे अभी हमने पीछे सीखे थे। ये वाई अक्ष था, ये एक्स था, ये भी वाई है, ये एक्स है, ठीक है। दोनों अक्ष मिलके क्या बनते हैं, निर्देशांक अक्ष बनता है। और ये दोनों अक्ष बने किस पे है, कार्तीय तल पे बने हैं। अब ये दोनों अक्ष जो है जहां प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसको मूल बिंदु कहते थे। और ये चार भागों में बट गया, हर एक भाग का नाम है क्या, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर मान लो मुझे इस बिंदु, ये बिंदु कहाँ स्थित है ये मुझे बताना है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, ये 0 होता है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी संख्या लिख लेती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं अपनी संख्या लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाली बिंदु की स्थिति बतानी है, तो इस बिंदु की स्थिति मैं यहाँ पर कैसे बताने वाली हूँ, ऐसे। तो अगर आप देखो तो y अक्ष पे यहाँ 4 है और x अक्ष पे भी 4 है, तो हमेशा पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो जो ये x और y मैंने मिला के लिखा, इसको हम बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले आपको x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु, ठीक है। और जो x है, जहां हमने x निर्देशांक लिखा है, उसको हम भुज भी बोलते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। और जो y निर्देशांक है, उसका दूसरा नाम है कोटि। ये नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कार्तीय तल पे दो निर्देशांक अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु होती है, ठीक है, वहां 0 आता है, ठीक है। अब वो चार भागों में बट गया है, ठीक है, हमारा कार्तीय तल। हर एक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब अगर हमें उन चतुर्थांश में किसी भी बिंदु, वो बिंदु कहाँ स्थित है ये बताना है, तो हमारे को दो दिशाएं चाहिए थी, जो कि अब हमें यहाँ पर मिल गई हैं, जैसे कि ये मिली है 4 और 4, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं निर्देशांक बिंदु, जिसमें हम पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। और x निर्देशांक को हम भुज भी बोलते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि भी बोलते हैं, ये उनका दूसरा नाम है, ठीक है। उसी तरीके से मूल बिंदु के भी निर्देशांक होते हैं, वो होते हैं 0 और 0। इसका मतलब मूल बिंदु पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। यहां तक क्लियर है। अब जब आप ये कार्तीय तल बना लेंगे, ये निर्देशांक अक्ष बना लेंगे, तो आप किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिंदु ऐसी होती हैं जो चतुर्थांश के अंदर नहीं होती, वो अक्ष के ऊपर होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दूं, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक बिंदु बना दी, एक बिंदु यहाँ पर बना दी, इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये आपके पास 4 था, ठीक है, इसको मैं दे दूं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो देखो जो ये है, इसका मतलब जब ये x अक्ष पे है ना, ये x अक्ष, ये बिंदु x अक्ष पे है, किसी चतुर्थांश के अंदर ये नहीं है, क्योंकि वो x अक्ष को टच कर रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान तो 7 है, लेकिन y का मान 0 है। तो जब भी y का मान 0 होगा, तो वो बिंदु हमेशा, जो निर्देशांक बिंदु है, हमेशा x अक्ष पर ही होगी। क्लियर है। वो माइनस की भी हो सकती है, -7, तो यहाँ पर -7 और 0 आ जाएगा निर्देशांक बिंदु।
ऐसा नहीं है प्लस ही होगी। उसी तरीके से कई बार हमारे पास x का मान 0 होता है, तो वो जो बिंदु बनेगी मेरी निर्देशांक बिंदु, वो y अक्ष पर बनेगी, जैसा कि यहाँ बनी हुई है। तो ये 0 और 5 हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो निर्देशांक बिंदु हैं वो किसी चतुर्थांश के अंदर ही हो, नहीं, वो अक्ष के ऊपर भी हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आप बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पूरा कंसेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन करना है, जो कि आप खुद करने वाले हो। ठीक है, चलिए अभी इसमें एक और चीज रह गई है, वो भी जल्दी से सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दो अक्ष होते हैं, जब ये प्रतिच्छेद होते हैं तो चार चतुर्थांश बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही बनाते हैं चार चतुर्थांश। अब यहाँ पर x और y के मान होते हैं चारों चतुर्थांश में, चतुर्थांश के अंदर तो होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हर एक चतुर्थांश में क्या x और y के मान प्लस के होते हैं, या किसी में प्लस के या किसी में माइनस के होते हैं, या फिर दोनों ही माइनस में होते हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो यहाँ पर देखिए आप। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखो पहला जो चतुर्थांश है वो आपका इतना है सिर्फ। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ y प्लस का है और x भी प्लस का है। एक बार हम इनके आगे ना प्लस माइनस लगा देते हैं अभी फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, तो देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब यहाँ x और y दोनों का ही मान क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, याद नहीं करना है ये आपको। जब भी आप पे ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपको कोई निर्देशांक बिंदु दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सी चतुर्थांश में है, तो जल्दी से साइड में एक ये आप क्या करो, यहाँ पर चार चतुर्थांश बना लो और फटाफट से देख लो कौन से चतुर्थांश में है। याद करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम टाइम तक, समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा चतुर्थांश देखते हैं। तो अगर आप दूसरा चतुर्थांश देखो तो वो ये वाला है, मैं लाइन इसलिए अलग से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए रेड पेन वाली, और एक ये वाला है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये x माइनस का और ये y जो है वो प्लस का है। तो इस चतुर्थांश में x का मान माइनस का होता है और y का मान प्लस का होता है। क्लियर? अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो वो एक तो ये वाली लाइन रेखा है हमारी और एक ये वाली रेखा है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ x वाला भी माइनस का और y वाला भी माइनस का है। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में मेरे दोनों ही निर्देशांक बिंदु जो है वो माइनस के होते हैं, x और y का मान माइनस होता है। क्लियर? चौथे चतुर्थांश में अगर आप देखो तो y की रेखा ये है और x की रेखा ये है। तो x यहाँ पर प्लस का है लेकिन y यहाँ पर माइनस का है। तो इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में मेरे पास x का जो मान है वो हमेशा प्लस का होगा और y का जो मान है वो हमेशा माइनस का होगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब आपको पता चल गया कि अगर आपको मैं कोई भी एक निर्देशांक दूं, उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, तो आपने देखा यहाँ x का मान प्लस का और y का मान माइनस का है। तो जल्दी से आप क्या करोगे, रफ में ये चार चतुर्थांश बनाओगे। यहाँ पर प्लस का y लिखोगे, यहाँ माइनस का y लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, यहाँ माइनस का y, यहाँ प्लस का x। और जल्दी से देखो x प्लस y माइनस ये रहा चौथा चतुर्थांश, तो सीधा यहाँ बता दो कि ये चौथे चतुर्थांश में है ये निर्देशांक बिंदु। क्लियर है? तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 3 का जो बेस होता है, मेन कंसेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया कार्तीय तल है क्या चीज, तो आप पूरा चैप्टर प्लस ये वर्कशीट बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं जरा यहाँ पर। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखा दूं, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। जैसे तल को कार्तीय तल कहा जाता है, जो ये पूरा ग्राफ था उसको हम कार्तीय तल कहते हैं, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो जो रेखाएं हम उसमें खींचते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वो रेखाएं हैं, उनको हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जो निर्देशांक अक्ष है वो क्या करता है, तल को चार भागों में बांट देता है, और हर एक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे वाले पॉइंट में मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया, यदि हमारी एक बिंदु का भुज हो x हो और कोटि y हो, तो जो x और y है वो क्या बन जाते हैं, मिलके मेरे निर्देशांक बिंदु बन जाते हैं। तो उन्हें हम निर्देशांक बिंदु कहते हैं। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट इसलिए मैंने लिख दिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे यहाँ पर। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, निम्न की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ वो दे रखे हैं, उनकी आपको व्याख्या प्लस उदाहरण दोनों देने हैं। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कार्तीय पद्धति होता क्या है। तो अभी तो हमने जाना क्या होता है, ये रहा, इसकी व्याख्या तो यही है। इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना? अब अगर आपको इसका उदाहरण देना है तो आप उदाहरण दे सकते हो, एक कार यहाँ पर बना दो और यहाँ एक बिंदु बना दो।
ठीक है नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में कह रहा है कि कार्तीय तल क्या होता है। तो कोई भी एक तल जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं, जिसमें दो रेखाएं होती हैं, है ना। तो ये जो पूरा है आपके पास जो ये ग्राफ बना हुआ है, यही पूरा ग्राफ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना है और अपनी ही लैंग्वेज में आप खुद से हिंदी में लिखेंगे कि कार्तीय तल है क्या। जैसे कि देखो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया कि तल को कार्तीय तल कहा जाता है। जो ये तल है, ये पूरा जो ये ग्राफ है, ये पूरा आपका कार्तीय तल है। तो आप ये बना दो पूरा ग्राफ एक, ठीक है, और उसको दिखाओ कि ये आपका कार्तीय तल है, ये रहा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। तो जो एक्स और वाई अक्ष जो रेखाएं हैं कार्तीय तल के अंदर, उन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कार्तीय तल में जो रेखाएं होती हैं उन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। लिख दोगे इतना, सिर्फ हिंदी में यही लिखना है, कार्तीय तल में जो रेखाएं होती हैं उन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और ये रेखाएं आप ऐसे बना के दिखा सकते हो, एक्स वाली और वाई वाली दोनों। और ठीक है, देखो जो यहाँ पर लिखा भी है निर्देशांक अक्ष, ऐसे एरो बना के आप लिख दोगे निर्देशांक अक्ष। ठीक है। ये ग्राफ आपको एक ही बनाना है और जितनी भी आपको ये व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए, ये पांचों पार्ट एक ही ग्राफ में आप दिखा देना। जैसे इन्होंने एरो करके समझाया है ना, वैसे ही आप समझा देना अच्छे से। ठीक है, मैं ये सारा इरेज करके दिखाती हूँ आपको। अब देखो, तो आपको एरो से पता चल रहा है किसको इन्होंने कार्तीय तल बोला, किसको इन्होंने निर्देशांक अक्ष बोला, किसको इन्होंने निर्देशांक बिंदु बोला। तो सेम आपको ही ऐसा एक ग्राफ बनाना है और व्याख्या आपको खुद से लिखनी है। जैसे आप कार्तीय तल को लिख सकते हो कि एक तल को हम कार्तीय तल कहते हैं, उसमें जो रेखाएं बनी होती हैं उन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है निर्देशांक बिंदु की। तो निर्देशांक बिंदु है क्या चीज। तो देखो, यदि एक बिंदु आपके पास का भुज x और कोटि y हो, तो जो x और y है उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक बिंदु कहते हैं। तो इसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक निर्देशांक बिंदु दिखा दीजिए। जैसे 1 और 2 आपने यहाँ दिखा दी, तो x का मान 1 है, यहाँ y का मान 2 है, ये आपने यहाँ ऐसे दिखा दिया। तो उदाहरण के तौर पे ये दिखा दो, ये हो गई आपकी निर्देशांक बिंदु। ठीक है। उसके बाद बात आती है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश, जब आप निर्देशांक अक्ष को, अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हो, तो हर एक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली ही व्याख्या भी लिख सकते हो और उसके बाद ये ग्राफ पे ऐसे दिखा दो, ये रे चतुर्थांश। एक ही ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है। और उसी पे ही आप ये पांचों पार्ट दिखा दो और उनकी व्याख्या अपनी लैंग्वेज में लिख दो। आप चाहो तो अगर आप इन्हें एनसीईआरटी से देखोगे बुक से, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कार्तीय तल किसको कहते हैं, निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, निर्देशांक बिंदु किसे कहते हैं, कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं। वो डेफिनेशन तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है। और चतुर्थांश किसे कहते हैं, बाकी कुछ डेफिनेशन या कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है। अब आपको यहाँ बिंदु बतानी है, अभी मैंने आपको समझा दिया था। जल्दी से यहाँ पर साइड में एक क्या करो, 4 चतुर्थांश बना लो। यहाँ पर प्लस का y लिख दो, यहाँ प्लस का x लिख दो, यहाँ माइनस का y लिख दो, यहाँ माइनस का x लिख दो। अब कोई मुश्किल होने ही नहीं वाली इस क्वेश्चन को करने में। देखो 2 और 3, x और y दोनों ही प्लस के हैं, तो इसका मतलब x और y प्लस प्लस, तो ये पहले चतुर्थांश में है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लिख रही हूँ, इसके आगे आप चतुर्थांश लिख लेना। ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश हो गया यहाँ पर। सेकेंड है -5 और 0। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो y का मान है वो 0 है। अभी मैंने आपको बताया, अगर x या y में से किसी भी एक का मान 0 होता है तो वो कभी भी चतुर्थांश के अंदर नहीं आता है। नहीं आता ना, वो हमेशा कहाँ पर होता है, किसी अक्ष पे होता है। अब बस वही देखना है मुझे कि वो कौन से अक्ष पर है। तो आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर y 0 है, तो -5 जो है, ये तो x का मान है ना, -5, इसका मतलब ये x अक्ष पे है। तो अक्ष पे है ना, तो -x। ठीक है। तो -x अक्ष पे। ठीक है। उसके बाद तीसरे में कह रहा है 0 और -3, वही सेम चीज, बस यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -3 है। तो इसका मतलब ये y अक्ष पे होगा, नीचे की साइड माइनस वाले y अक्ष पे, है ना। तो यहाँ पर -y अक्ष पे, तो ये किसी चतुर्थांश के अंदर नहीं है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है -4 और -7, दोनों ही आपको माइनस में दे रखे हैं। ध्यान से देखो, x का मान और y का मान, दोनों का मान माइनस मुझे चतुर्थांश तीसरे में दिख रहा है।
दिख रहा है आप लोगों को भी तीसरे में, इसलिए मैंने पहले ही चारों चतुर्थांश साइड में बना दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरा, तीसरा चतुर्थांश। आगे आप चतुर्थांश जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर है 0 0, ये तो 0 0 मूल बिंदु थी मेरी, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारी मूल बिंदु है, ठीक है। फिर है 5 और -6, ध्यान से देखो यहाँ पर x का मान प्लस का है और y का मान जो है वो माइनस का है। तो x का मान प्लस और y का मान माइनस का तो चौथे चतुर्थांश में मुझे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है चौथे चतुर्थांश में, तो ये इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में है ये निर्देशांक बिंदु, ठीक है। लास्ट -7 और 6, तो x का मान माइनस और y का मान प्लस में है, तो ये मुझे दूसरे चतुर्थांश में दिख रहा है, जहां पर मेरे पास x का मान माइनस और y का मान प्लस का है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है। एक बार बस ये कार्तीय तल समझ में आ जाए कि क्या है इसमें निर्देशांक अक्ष क्या है, चतुर्थांश क्या होते हैं, उसमें निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं, पूरा चैप्टर प्लस पूरी वर्कशीट बहुत ही आसान है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये ग्राफ बनाना है एक ही, उसी में ही आप ये सारे जितने भी पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर देना, साथ साथ इनकी व्याख्या अपनी ही लैंग्वेज में एक एक लाइन में इनका उत्तर दे देना। आप चाहो तो बुक की हेल्प ले सकते हो और आप चाहो तो जो मैंने लिखा है इसकी हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आज आपको दिया जाए होमवर्क का, तो क्या दिया जाए, ऐसा करते हैं, मैं भी कोई निर्देशांक बिंदु दे देती हूँ, आप मुझे बताना कि वो कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो -4 और -9, चलो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, या फिर ये किसी अगर अक्ष पे है तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। चतुर्थांश के अंदर है तो चतुर्थांश बता देना कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 23 हमारी कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 24 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।